legislature, right? First, there is a message. Please download this Shaurya Bharat Defense Exam Learning app from Play Store and buy it. You have various important features of this app. First one is the ebook, where your detailed syllabus is there in various chapters. Second one is video lectures. They are recorded in high quality. Then live classes, of course, through this app. Then there are practice tests. You will find thousands of questions related to each and every part, like GK, reasoning, maths, science, whatever it is, English. Then very important feature is live exam and All India Super Test series. And there is a doubt box for your any doubt in practice test question. Put that question in this doubt box and you will find quick solution from the expert, right? We have completed the Rajya Sabha and based on population, Rajya Sabha जो हमारे यहाँ होती है वह किस पे बेस्ड होती है? पॉपुलेशन. यस, हमने ये कुछ क्वेश्चन किए थे, वापस एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ. वेयर इज रायसीना हिल्स? सो इम्पोर्टेंट ये था कि रायसीना हिल्स जो अरावली का लास्ट स्टैंड है, जो राष्ट्रपति भवन है उसके बैक साइड में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट? देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, the President of India enjoys emergency powers of 2 type, 3 type, 4 type, 5 types. तो ये बात की थी 3 types. 3 types एज इट इज आएगा, तीनों प्रेसिडेंट ही बताता है, राइट? तो यहाँ पर भी आंसर हमारा हो जाएगा 3 types. Then another question, how many times the President of India can seek re-elections to his post? कितनी बार एक राष्ट्रपति पुनः अपनी पोस्ट के लिए निर्वाचित हो सकता है? क्या एक ही बार हो सकता है, 2-3 बार, या एनी नंबर ऑफ टाइम्स? कई बार हो सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए. देन अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना था, उस दिन यहां से नहीं किया था हमने. इनमें से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी. तो हमें पता है कि डिफेंस का तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट ही होता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते. एंड ऑल्सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी नहीं हो सकता. तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा. तो कौन स्पीकर ऑफ किसको कौन चुनते हैं? इलेक्ट होते हैं लोकसभा के सदस्यों द्वारा, मेंबर्स द्वारा, राइट? क्योंकि वो लोकसभा की कार्रवाई करेंगे तो वहीं के हैं वो, उनका प्रेसिडेंट से उतना कंसर्न नहीं होता है. तो ये भी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन में ठीक था क्वेश्चन. कुछ और क्वेश्चन, इन केस द प्रेसिडेंट विशेज टू रिजाइन, to whom is he to address his resignation letter? तो वह किसको अपना त्याग पत्र सौंपेगा? राष्ट्रपति यदि रिजाइन करना चाहता है तो नेचुरल है वह किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा. चीफ जस्टिस नहीं है, सेक्रेटरी लोकसभा, इनका कोई लेना देना नहीं होता है. देन अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है ना? 58, sorry, 60 years, 62 years, there is no maximum age limit. So the answer D is correct. तो यहाँ बहुत ध्यान से हमें देना होगा आंसर, क्योंकि एक बार में कंफ्यूजन आता है, कई बार 62 years करके आ जाते हैं. ये तो 58 यहाँ लिखा, अदरवाइज यहाँ 65 years लिखा आता है पहला ही ऑप्शन, तो और ज़्यादा कंफ्यूजन आता है. तो ऐसा कुछ नहीं होगा. There is no maximum age limit. नेक्स्ट नंबर 7, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन्ड बाय? राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण किया गया था, वो डिजाइन किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड स्टोन, ली कॉर्ब्यूजियर, एडविन लाइटेंस और तरुण दत्त. तो बहुत सिंपल सा आंसर है, इसको आप ऐसे याद रखें, जो नई दिल्ली बसाई गई
वो लुटियंस के द्वारा बसाई गई। किसके द्वारा? लुटियंस की। नई दिल्ली एक फ्रेज बन गया था, नई दिल्ली किसकी? लुटियंस की। तो देखिए लुटियंस कहीं आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। एडविन लुटियंस डिजाइन्ड द राष्ट्रपति भवन। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी, राइट। Edwin Lutyens. Then a presidential ordinance can remain in force for up to what time or what extent? एक प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहेंगे अध्यादेश, एक राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वह कितने समय तक आवश्यक रह सकता है? 6 months। कब तक रहता है? ओनली फॉर 6 months, राइट। फॉर 3 months नहीं होगा। 6 महीने तक इस अध्यादेश की जो प्रभावी पूर्णता है वो बनी रहती है। यस, नेक्स्ट। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? अब यहां ऑप्शंस अच्छे हैं, ये एनडीए का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाफ ऑफ द 1/4 मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और 1/3 मेंबर्स ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर। पहला ऑप्शन कह रहा है 1/4 जो सदस्य हैं दोनों ही सदनों के, संसद के दोनों सदनों के कितने मेंबर? 1/4। दूसरा कह रहा है संसद के दोनों सदनों के आधे सदस्य। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो हमारा राज्य की विधानसभा है उसके आधे। और ये लास्ट वन कह रहा है 1/3 मेंबर ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी राज्य की 1/3 सदस्य। सी, बी, ए, कौन सा? ए, बिल्कुल सही है आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। सी, बी तो हो नहीं सकता। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है, इम्पीचमेंट है ना, इलेक्शन थोड़ी नहीं। महाभियोग की प्रक्रिया है तो महाभियोग की प्रक्रिया तो संसद में लगेगी, संसद लगा सकता है, पार्लियामेंट लगाएगा, ठीक है। तो उसमें दोनों हाउस के मेंबर होंगे, दोनों हाउस मतलब दोनों हो गए राज्यसभा और लोकसभा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बस ये 1/3 दिखते ही सब आगे स्टेट लेजिस्लेचर देखते नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन यही होता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The President of India is elected by the members of the Lok Sabha, members of both houses of the Parliament, members of the state legislatures, by an electoral college consisting of the elected members of both houses of the Parliament and also state assemblies. यहाँ तो सामने ही दिख रहा है कि यहाँ जो दोनों हाउसेज है पार्लियामेंट के, वहां के इलेक्टेड मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं आएगा, इलेक्टेड मेंबर आएगा, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होगा। ये ध्यान रखना होगा, बस इसलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कौन करता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज। और वोटिंग का पैटर्न क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और साथ में क्या मिलता है? प्रोपोर्शनेट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे ये एक बैलेट पेपर है जहां आप के 3-4 कैंडिडेट, जो 3 कैंडिडेट है मान लो रहा है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, अब आपको वोटिंग तो करनी ही है, जैसे वोट करते हैं नॉमिनल, ईवीएम मशीन पे नेम्स होते हैं, साथ में आपको प्रायोरिटी भी देनी है।
यानी आपका वोट सिंगल है, वोट तो कितना काउंट होगा, एक ही काउंट होगा, लेकिन प्रायोरिटीज भी लिखनी होगी आपको कि आपने वोट 1, 2 और 3 कैंडिडेट है, उसमें से आपने सबसे ज्यादा किसको चुना है। तो वोट तो सिंगल है, लेकिन इसका ट्रांसफर सब में हो गया, यानी संक्रमण हुआ। आप समझ रहे बात को, समझ रहे बात को कि आपकी प्रायोरिटीज में 2 और 3 का क्या नंबर है, आप 3 को ऊपर मान रहे हैं या 2 को ऊपर मान रहे हैं, इसी ऑर्डर में दे रहे हैं। वोट तो आपने मान लो 1 को दे दिया, लेकिन साथ में आपने इनकी प्रायोरिटीज भी दी है। इसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला है, इतना इजी नहीं है ये, इसका एक फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक रिप्रेजेंटेशन निकाला जाता है कि कितना प्रोपोर्शन है, उसकी बात करेंगे हम आगे। एक फॉर्मूला आता है, उससे फिर वोट का परसेंटेज निकाला जाता है। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, राइट। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट, to be eligible for election as president of India, a person must have completed the age of, अब यहां मिनिमम क्राइटेरिया पूछा है, 35। राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र एसेंशियल होती है, 25, 30, 35, 40, 35, 40, 35, तो कितनी हो जाएगी, राइट आंसर क्या है, 35 ईयर्स। और यही क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं और वहां पर लिख दूं मेंबर ऑफ द राज्यसभा या अपर हाउस, थर्टी ईयर्स, ये ध्यान रखना है। और वहीं पे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा पूछ ले तो 25 ईयर्स, राज्यसभा पूछेगा तो 30 ईयर्स, राष्ट्रपति पूछेगा तो 35 ईयर्स। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द नंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज विच डज नॉट इंक्लूड, ये तो मैंने वैसे अभी हिंट दे दिया था आपको। अब ये डज नॉट पूछ रहा है, नहीं, कौन से नहीं होंगे, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, the elected members of the state assemblies और the elected members of the state legislature councils। तो बिल्कुल ठीक है, यह नहीं होते हैं, तो हमारा आंसर राइट यही हो जाएगा। विधान परिषद जो होती है उसके चुने हुए या निर्वाचित जो होते हैं वो नहीं होते हैं। विधानसभा के तो होंगे निर्वाचित, लोकसभा और राज्यसभा के होंगे निर्वाचित, इलेक्टेड, ना कि मनोनीत, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद, और विधान परिषद पहले चीज तो इसका कारण क्या है, क्योंकि हर एक जगह से रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, केवल 6 राज्यों में है ना, तो इसलिए विधान परिषद का यहां पर कोई इलेक्टोरल कॉलेज में रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ मिक्स क्वेश्चन है, ये प्रेसिडेंट से नहीं है, यूनियन लेजिस्लेचर के नहीं है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजंस रिलेटेड टू द सैलरी एंड पेंशन ऑफ जजेस? आर्टिकल 124th, आर्टिकल नंबर 128, सेकंड स्केड्यूल और 4th स्केड्यूल? सी।
विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजंस रिलेटेड टू द सैलरी एंड पेंशन। सैलरी और पेंशन की बात कर रहे हैं जजेस के। तो देखिए आर्टिकल 124 और आर्टिकल 128 में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट। और फोर्थ शेड्यूल इससे रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। जो सेकंड शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची जो है हमारे संविधान की, उसमें यही सैलरीज एंड पेंशन के बारे में प्रोविजंस हैं। तो हिंदी में भी इस क्वेश्चन को शायद मिल जाएगा आपको, हाँ राइट। तो हिंदी में यह नोट कर लीजिए। न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो द्वितीय अनुसूची। कौन सी अनुसूची हो जाएगी? सॉरी, द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट, which schedule of the Constitution of India contains various constitutional format of oath to be taken by the office bearers? इसका हिंदी सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, फोर्थ और थर्ड, और इसका हिंदी है ये। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? डी, बिल्कुल सही है, आंसर इज करेक्ट। थर्ड शेड्यूल में, किस में है? थर्ड में, डी जो आंसर है सही है। तीसरी अनुसूची में जो शपथ लेते हैं, ओथ, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना। इसका इंग्लिश फॉर्मेट अगर आप देखना चाहें तो थर्ड शेड्यूल आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी और क्वेश्चन देख लेते हैं। Declaration of schedule areas in which part or schedule of the Constitution of India? भारत के किस अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका वर्णन है? 295 और none of these? D, C, बिल्कुल सही है। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हमारी टोटल शेड्यूल कितनी है? कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियों में से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8 ये तो बनी थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब उसमें 4 और क्या कर दी गई? ऐड कर दी गई। टोटल नंबर हो गए 12। अब जो लास्ट की 2 है, 11th एंड 12th, ये किससे रिलेटेड है? पंचायत और नगर पालिका। हाँ, तो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उसके लिए ऐड की थी 2, और ये तो हो गई 11 और ये हो गई 12। तो जो 10वीं है वह किस लिए है? दल बदल, डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन, दल बदल के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है जो विवादों में ही रही है अक्सर? 9वीं अनुसूची। एक और इंपॉर्टेंट आजकल क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। हमने जब स्टार्ट में पढ़ा था संविधान के विशेषताओं में, तो हमने कहा था कि ये एक संघीय ढांचा भी है और एक एकात्मक ढांचा भी है, यही बात की थी। फेडरल स्ट्रक्चर भी था और एक यूनिटरी स्ट्रक्चर भी था। एक पॉइंट लिखवाया था मैंने। दोनों में से कौन सा ज्यादा है और क्यों है? क्या आप लॉजिक दे सकते हैं इसके संदर्भ में? सेंट्रल बात होती है, स्टेट बात तो कम होती है इसका कंपेयर। कोई लॉजिक, कॉन्स्टिट्यूशनली लॉजिक जिसे पता चलता हो ये चीज? हर बजट वही अलग करता है, सेंटर हो गया, ठीक है, स्टेट को कितना देना है, क्या करना है। बिल्कुल सही है।
तो भी उसको कौन इंटरफेयर करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, किसकी? जो हमने कहां से लिया? कनाडा। संघीय संरचना हमने कहां से ली है? कनाडा से। लेकिन यूएस और कनाडा में, यूएस का पूरा नाम क्या बोलते हैं हम? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहां स्टेट्स की तवज्जो है। हमारे यहाँ स्ट्रक्चर तो हमने ले लिया कनाडा से, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीयवाद, लेकिन पावर सारे किसको दे दिए? यूनियन को। यूनियन लेजिस्लेचर के पास है सारे पावर। जैसे बजट, तो स्टेट्स को क्या है? मांगना जाना पड़ेगा। अब स्टेट अगर मांगने जाएगा और पार्लियामेंट में जो पार्टी है वह अपोजिट पार्टी है, तो क्या होगा? स्टेट का पार्लियामेंट कहेगा रूल के अकॉर्डिंग मुझे कंसोलिडेटेड से फंड निकालने में टाइम लगेगा, मुझे इसको बिल को पास करवाना होगा। बिल पास होगा तो मैं उस फंड से रुपए निकालकर इस फंड में लाऊंगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट को बजट अलाउड होगा। तो गया टाइम। तो प्लानिंग जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो खत्म। तो एक तो ये रहा फाइनेंस कमीशन, मतलब जो फाइनेंशियल जितने भी प्रोविजंस हैं, वित्तीय संबंधी प्रावधान है, वह सेंटर के पास है, स्टेट के पास नहीं है। और कोई पॉइंट? जैसे उन्होंने बताया सर, दो स्टेट में यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वह उसकी बॉर्डर लाइन की हो, चाहे वह कोई और ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, वाटर ट्रिब्यूनल हो, तो भी उसको कौन देखेगा? सेंटर देखेगा। लॉ मेकिंग भी, लॉ मेकिंग, जैसे लॉ मेकिंग में जुडिशरी की बात कर रहे हैं ना आप? तो जो कानून निकला था, किसान कानून वगैरह, उसे काफी अपोज किया था, पर वो हुआ नहीं, स्टेट वगैरह ने फिर वो नहीं। लॉ मेकिंग बॉडी दो होती है ना, एक तो है जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट, न्यायपालिका जिसको हम कहते हैं, और एक होती है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। एक तो कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका। इनमें से जो किसान बिल की बात कर रहे हैं वो उसमें तो उसका तो कोई लेना देना नहीं, एग्जीक्यूटिव का लेना देना है। तो ये दोनों ही हैं। अब देखिए कैसे हाई कोर्ट्स कहाँ हैं? सारे स्टेट्स में, राज्यों में है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। जस्टिस कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। पंचायती राज्यों की करेंगे कौन? सेंटर। तो अगेन यहां फेडरल स्ट्रक्चर वीक होता हुआ दिख रहा है, नहीं है फेडरल। एग्जीक्यूटिव, जैसे अभी आपने बताया राजस्थान ने कृषि बिल कुछ पास किए थे, आज तक साइन उस पे नहीं हुए। देन और कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन और जिससे हमें पता चलता है कि फीचर तो फेडरल है नाम का, पर यूनिटरी बहुत ज्यादा है। एकात्मक ढांचा बहुत मजबूत है, बजाय कि जो हमारा संघीय ढांचा है उसकी अपेक्षाकृत। ऐसा और कोई प्रोविजन है, और कोई प्रावधान जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है? यस, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। अब देखिए राज्यपाल साहब इलेक्टेड तो होते नहीं है, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक काम करेंगे, यानी वह किसके एजेंट हो गए? सीधे देखेंगे तो प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन पे काम करता है? पीएम। यानी गवर्नमेंट कौन सी होगी? अगेन यूनियन, सेंटर। तो वर्क जो होगा वह सेंटर यूनियन के अकॉर्डिंग होगा। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है, और बाकी जितनी भी स्टेट की इंफॉर्मेशन जाएगी वह किसके थ्रू जाएगी? स्टेट में जो भी काम होगा उसके लिए पहले कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? गवर्नर। आर्टिकल नंबर 200 जो अनुच्छेद 200 है वह क्या कहता है? इस 200 के अंतर्गत यदि राज्य की विधानसभा में कोई बिल पास होना है और गवर्नर साहब को वो बिल सही नहीं लगा, यानी अटकाना है, सही नहीं लगा मतलब उसको रोकना है कैसे भी करके, तो वह इस आर्टिकल 200 के अंडर पावर है गवर्नर को, राज्यपाल को कि ये बिल, वह कहेंगे पहले मैं इस बिल की क्या करवाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और वह कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। क्योंकि गवर्नर की दौड़ कहाँ खत्म होती है? प्रेसिडेंट के पास जाकर। वो बिल पास नहीं होने देंगे और आर्टिकल 200 के
अंडर पावर है उनको, और वो बिल भेज देंगे किसको? प्रेसिडेंट को। तो एजेंट यूनियन का है, स्ट्रक्चरल फेडरल है, नहीं है फेडरल। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर यूनिटरी, बोलने में तो यूनिटरी ज़्यादा है बजाय कि फेडरल। तो फाइनेंस बिल, पावर ऑफ जजेस, वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। एक और इंपॉर्टेंट, अंडर आर्टिकल 356 क्या होता है? 356, अनुच्छेद 356, आपातकाल कौन सा? राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट्स। और वो कौन लगाता है? उसकी सिफारिश कौन करेगा? गवर्नर। किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। हालात सही नहीं है, फटाफट लगा दीजिए। है राज्य और लगा रहे हैं शासन कोई और। सो वी आर ऑफ कोर्स फेडरल इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव बोरोड द फेडरल structure from Canada, but our unitary structure is very strong in their decision and power making, right? Okay, thank you so much. That is all about for questions, and we'll take another topic tomorrow and then respective questions. Jai Hind, Jai Bharat.